नमस्कार। देश दिन भर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। साथ ही कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ किसान को मिल रहा है और क्या कहा, आइए आपको सुनवाएं। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने यहां घर बनाने की स्पीड को और तेज किया। देखते ही देखते 9 लाख के आसपास पक्के घर मिलना गरीबों को तय हुआ। इस योजना के तहत करीब 30,000 घर यही बीदर में ही बन रहे हैं। 30,000 घर आप कल्पना कर सकते हैं। और इनमें से हर घर कई कई लाख रुपए का, और वो भी हम घर महिलाओं के नाम पर करते हैं। यानी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने यहां बीदर में ही 30,000 बहनों को, जिनके घर की कीमत लाखों में है, 30,000 बहनों को लखपति दीदी बना दिया है। ऐसे किसान जिनका बैंक में खाता हो, जिन्होंने बैंक से लोन लिया हो, उन्हीं के नसीब में ये कुछ दाना पानी डाल देते थे। जबकि सच्चाई ये थी कि जिन करोड़ों छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उनको तो न कभी बैंक में खाता था, न बैंक ने कभी वो 1 रुपये का उनको लोन दिया था। वो तो बेचारे बाहर से, बाजार में से, साहूकार के पास से महंगे ब्याज से कर्ज उठाते थे, और कर्ज माफी का फायदा उनको तो कभी नसीब ही नहीं होता था। कांग्रेस का असली यही चेहरा। और बड़ी खबर दिल्ली से। ईडी केस में राउस रेवेन्यू कोर्ट का आदेश सामने आया है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ाई गई है। सीबीआई केस में 12 मई तक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ाई गई और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत में यह बढ़ोतरी की गई है। 8 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। और ईडी केस में राउस रेवेन्यू कोर्ट का आदेश, सीबीआई केस में 12 मई तक हिरासत में रहेंगे। तो दोनों ही तारीखों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, देखिए, एक और बड़ी अपडेट इसमें सामने आई। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक, और अगर बात करें तो सीबीआई केस में भी 12 मई तक हिरासत में मनीष सिसोदिया रहने वाले हैं। कितनी मुश्किलें अब माने कि उनकी और बढ़ सकती है? निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो आबकारी नीति से जुड़े हुए मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, उसमें लगातार मनीष सिसोदिया जमानत के लिए याचिकाएं डाल रहे हैं, और लगातार एक के बाद एक राउस रेवेन्यू कोर्ट की बात करें या दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं सुनवाई पिछले महीने चली है। कई बार सुनवाई चली है। ऐसे में आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो 8 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद चूंकि उन्हें आज पेश किया गया था, और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि आमतौर पर जब भी उन्हें जो राउस रेवेन्यू कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट वो आते हैं तो कुछ भी मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं या कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जब कोर्ट से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जितनी साजिश कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से लगातार जो मुश्किलें हैं मनीष सिसोदिया की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई की जांच मामले में भी मनीष सिसोदिया की जो हिरासत है, जो न्यायिक हिरासत है, वो 12 मई तक बढ़ी हुई है। क्योंकि पीयूष, लेकिन जिस तरह से देखिए, एक और जहां मनीष सिसोदिया लगातार जमानत को लेकर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ दलीलें अभी तक वो दे चुके हैं?
देखिए, मनीष सिसोदिया की ओर से शुरुआती दौर से ही यही कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जब भी मनीष सिसोदिया को ईडी या सीबीआई जांच के लिए बुलाई है, तब तब मनीष सिसोदिया गए हैं। कभी भी वो फरार नहीं हुए, कभी भी कहीं दूसरे देश में जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। मनीष सिसोदिया के यहाँ से जितने भी डिजिटल गैजेट्स बरामद करने थे, वो बरामद ईडी और सीबीआई कर चुकी है। जो दस्तावेज बरामद करने हैं वो कर चुकी है, और लगातार ये भी मनीष सिसोदिया की ओर से कोर्ट में हवाला दिया जा रहा है और दलील दी जा रही है। कोर्ट में कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया की ओर से कि चूंकि एक लंबा वक्त बीत गया, कई दिन हो गए हैं, वो न्यायिक हिरासत में है, और ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के पास आखिर कितने सवाल है जो इनसे पूछताछ करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, कोर्ट में यही दलील लगातार दोनों ओर से दिया जा रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया इस स्टेज पर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको सीधे ले चलेंगे कर्नाटक, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। और खबर दिल्ली से, पुलिस पहलवानों को सुरक्षा कराएगी मुहैया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। नाबालिग समेत कुल 7 खिलाड़ियों ने शिकायत की और पुलिस जल्द ही पीड़ितों के बयान भी दर्ज करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर विदेशों में भी महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है, और अब क्योंकि शिकायत दर्ज हो चुकी है, अब एक रिपोर्ट पुलिस लेगी। जल्द पीड़ितों का बयान भी दर्ज कराएगी पुलिस। और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें चौतरफा अब बढ़ने वाली है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहले भी विदेशों में भी महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं कानून का पालन करूंगा, मैं पहले भी ये करता रहा हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कोर्ट ने जो भी फैसला किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भरोसा है। जांच में जहां भी मेरे सहयोग की जरूरत होगी मैं सहयोग करूंगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था और विश्वास है, और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है, और अभी यद्यप एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी, और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है, और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। और आपसे फिर मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे और साथ। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में है। आज के युवा भारत के भविष्य के निर्माता है। प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, ये राज्य सरकार का ध्येय है। और प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे
नवाचारों से आज राजस्थान शिक्षा में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने शहीद हेतराम गोदरा और राकेश चोटिया की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं नालंदा में भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्वी जोन से पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रहा है। ये कुल यात्रा 11 रात और 12 दिन की होगी। वहीं नालंदा के पर्यटक पट्टा में बोर्डिंग कर सकते हैं। इस श्रेणी के हिसाब से वातानुकूलित और होटल में रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। कोच में सुरक्षा के दृष्टिकोण से गार्ड, सफाई कर्मी और टूर एस्कॉर्ट उपलब्ध रहेंगे। सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन के एक्सटेंशन और स्टॉपेज की मांग रेलवे से की गई है, जिससे कि रेल प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए और ट्रेन परिचालन गया तक एक्सटेंड कर दिया है। आने के लिए आप लोग के बस की व्यवस्था रहेगी, जहाँ स्टेशन से उतरिएगा बस से आपको मंदिर तक पहुंचाया जाएगा और फिर मंदिर तक वापस ले जाएगा। घुमाने के लिए हमारे स्टाफ रहते हैं, टूर एस्कॉर्ट हर कोच में टूर एस्कॉर्ट मैनेजर रहेंगे। आपके सामान की यात्रा के लिए गार्ड रहेंगे, जिसमें दूसरे लोग उसमें नहीं आते। इसमें आप लोग तीन तरह की व्यवस्था है। फर्स्ट सेकेंड एसी है, स्लीपर है और थर्ड एसी है। फर्स्ट एसी का जो सेकेंड एसी का जो कॉस्ट है सो 41,600 रुपया है, 41,600 रुपया है और थर्ड एसी का 31,800 रुपया और जो स्लीपर है इकोनॉमिक क्लास उसका जो कॉस्ट है 20,000। वहीं सासाराम में दिनारा के हेल्हा गांव में जन अधिकार पार्टी के नेता पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे, जहां पप्पू यादव ने समाज सेवी स्वर्गीय सहदेव सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिस आनंद मोहन के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं, कभी यही बीजेपी के लोग आनंद मोहन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा करते थे। जब आनंद मोहन जेल में थे तो उनके रिहाई की बात किया करते थे, लेकिन आज जब कोर्ट द्वारा मुकर्रर सजा को पूरा करने के उपरांत आनंद मोहन बाहर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता दो मुंहा सांप की तरह बात कर रहे हैं। आनंद मोहन जी के बारे में हमको समझ में नहीं आता है। इतना हाय तौबा 40 शहीद शहादत सतपाल मलिक जी ने जो बात कही उस पर हाय तौबा क्यों नहीं हो रहा? सतपाल मलिक के बयान को आप अलग कर दीजिए और ढूंढ ढूंढ के गुलाम नबी आज़ाद को लाइए, जो गाली देता है कांग्रेस को और जो मोदी को अच्छा लगता है। पहलवान का इतना बड़ा मुद्दा है जिसको आप लोग अलग थलग कर दिए। 13 आदमी मर गए अमित शाह के रैली में, उस पर आपने कोई चर्चा नहीं किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस में मिल गए, आपने चर्चा नहीं की। वहीं पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे से पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जगदानंद सिंह ने कहा कि बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि वो जेल के बाहर है। उन्होंने कहा कि जिसको मन करता है वही बाबा बन जाता है। साथ ही जगदानंद सिंह ने कहा कि भारत में कुछ संतों ने विश्वास खत्म कर दिया है। संतों की परंपरा और जो विश्वास था इस भारत की जनता का, उसको लोग समाप्त कर रहे हैं भाजपा के लोग। वो तो एक धार्मिक उन्मादी है ही हैं और उन्मादियों की एक सी जमात खड़ा कर रहे हैं। वचन प्रवचन के द्वारा उनकी कैसे रक्षा हुकूमत की हो सके। संत की परंपरा ये नहीं है। संत कभी राजनीति की बात नहीं करता था और संत कभी समाज में विघटन की बात नहीं करता।
लखनऊ से डीडीयू जंक्शन तक चलने वाली एकात्मा एक्सप्रेस अब गया तक चलेगी। आपको बता दें कि इसका ठहराव औरंगाबाद के एएन रोड रेलवे स्टेशन तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सांसद सुशील कुमार सिंह ने एएन रोड स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को गया के लिए रवाना किया। वहीं इससे पहले ट्रेन के लोको पायलट एयर पायलट का स्वागत स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ किया और सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन के एक्सटेंशन तथा स्टॉपेज की मांग रेलवे से की गई थी, जिसे रेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया और ट्रेन का परिचालन गया तक एक्सटेंड कर दिया। ये आदेश किया कि अब वो गाड़ी डीडीयू से आगे बढ़कर गया तक चलेगी, जिसका ठहराव भी यहाँ अनुग्रह नारायण स्टेशन पर दिया गया। तो यहाँ के लोगों को अब वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ जाने के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा अब मिल गई। तो इसलिए मुझे यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते खुशी हो रही है। और यहाँ की जनता जिनको अब लखनऊ जाना होगा, अयोध्या जाना होगा, वाराणसी जाना होगा, वो बड़ी आसानी से, और ये अच्छी ट्रेन। वहीं रोहतास जिला के समहुत्ती गांव में सांसद चिराग पासवान को कार्यकर्ताओं ने सिक्कों से तौल दिया। एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ बोरियों में भरकर सिक्के रखे गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जनसभा में सांसद चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 90 के दशक के बाद लगातार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार है। ये लोग सिर्फ विकास की लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन आज भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। आगे उन्होंने कहा कि आज भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। जिन युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उन युवाओं को यहां लाठी मिल रही है। चरम सीमा पर है, कानून की पूर्णतः लचर व्यवस्था है, बेरोजगारी, महंगाई यहाँ पर चरम सीमा पर है। तो किस बात का महोत्सव मनाए हैं, ये सवाल हम लोग को सत्ताधारी नेताओं से पूछने की जरूरत है, जिन्होंने सिर्फ जात पात धर्म मजहब की राजनीति इन लोगों ने की। आज जो लोग बिहार की सत्ता में बैठकर बिहार में विकास की बातें कहते हैं, पूछे इन लोगों से कि बिहार में अगर 35 साल इन लोगों पर नहीं थे। वहीं सीतामढ़ी में बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने राजोपट्टी के सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया। फिर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष साइकिल रैली में शामिल हुए और साइकिल रैली सीतामढ़ी से निकलकर मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम पहुंची, जहां एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने उन्हें विजय भव का आशीर्वाद के साथ साथ 2024 के चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाने का भी आशीर्वाद दिया। खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां सासाराम में पिछले दिनों रामनवमी जुलूस के बाद हुए दंगा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित 2 लोगों को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस देर रात विधायक के घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। एसपी विनीत कुमार ने पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि प्रेस विज्ञप्ति में की है। दो लोग दंगा रोकने की कोशिश किए, जिन लोगों ने दंगा में पूरी रात डीआईजी साहब ने पूरी रात जो है विधायक जी को घुमाने का काम किया और दंगा के लिए शांति के लिए अपील करने के लिए कहा। वही व्यक्ति जो दंगा में कुल मिला करके गिरफ्तार करके उसको चार्जशीट करके जेल में भेजा जा रहा है, ये बहुत अन्यायपूर्ण थी। अब पार्टी आगे बैठ करके हम लोग डिसीजन लेंगे, लेकिन हम लोग जो है प्रशासन के खिलाफ इसके लिए जितने भी लोग और लोग बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 2 लोग अरेस्ट कर लिया कि उठा लिया ये भी क्लियर नहीं है। थाने में हम लोग बैठे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि किस धारा के तहत, किस कार्रवाई के तहत इनको उठाया गया है, लेकिन पुलिस उसकी जानकारी दे नहीं रही। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से संविधान को ध्यान रखते हुए, कानून को ध्यान रखते हुए हम लोग आग्रह कर रहे हैं यहाँ के थाना प्रभारी से या जो भी यहाँ पे एसआई हैं या जो भी पदाधिकारी हैं कि कम से कम उसकी एक कॉपी तो हमको दे दें कि अरेस्ट उनको क्यों हुआ है। 12:30 बजे जाके शहर के सम्मानित लोगों को
घर से उठाना, अगर ऑर्डर भी था तो सामाजिक जीवन में हम लोग सब रहते हैं। वहीं बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित प्रसाद यादव भागलपुर पहुंचे, जहां बिहार सरकार के मंत्री जल संकट को लेकर पीएचडी विभाग के अधिकारी और डीएम के साथ समीक्षा भवन में एक अहम बैठक करने पहुंचे थे। बैठक के दौरान मंत्री ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको इसके साथ साथ बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित प्रसाद यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वर्षा नहीं होने के कारण पानी का संकट आ गया है। वहीं भागलपुर जिले में बात करें तो भागलपुर जिले में हो रही जल संकट को लेकर संबंधित अधिकारी और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जिले में कहीं भी जल संकट उत्पन्न होती है तो संबंधित अधिकारी पानी की समस्या से जल्द निपटारा करने का काम करेंगे। यही है कि जल संकट कहीं नहीं तो हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण पानी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसी सब पर मूल समस्या था। सारे बिंदु पर विस्तार से माननीय विधायक जी सब भी अपने अपने क्षेत्र की समस्या को उठाए हैं और हम लोगों ने उसको नोट किया। मुख्यालय स्तर पर भी निर्देश दिए हैं जहां भी, और जो हम लोग मुख्यालय जाने के बाद जो भी यहाँ के जल संकट संबंधी कठिनाई है उस पर। वहीं पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के सभी हिस्सों में बेमौसम बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से राज्य के विभिन्न हिस्सों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बारिश की वजह से विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र समेत कोंकण इलाके में काफी नुकसान हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया। और बेमौसम बारिश की वजह से जो यह आफत इस वक्त मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर लोगों को इफेक्ट करेगी और महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश कहर बनकर बरप रही है। और आगे ऑरेंज और येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। किसानों को भी भारी नुकसान इस बेमौसम बारिश की वजह से हो रही है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश का कहर जारी है। तस्वीरें आपके सामने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देखिए फरियल, जिस तरह से तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बेमौसम बारिश एक बार फिर से कहर बरपाने लगी है महाराष्ट्र में। क्या ताजा अपडेट और क्या कुछ संज्ञान लिया गया है इस पर? जी देखिए, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिन्हें ऑरेंज और येलो अलर्ट दिया गया है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार कुछ महीनों से बेमौसम बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज का अगर हम ताजा अपडेट देखें तो बेमौसम बारिश के कारण 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और हजारों की संख्या में जो जानवर है वो भी ये बेमौसम बारिश का शिकार हुए हैं और उनकी भी जो है मौत हुई है। और लगातार जो है महाराष्ट्र के किसान जो है वो आर्थिक संकट में आ गए हैं, क्योंकि जो खेती है, फसलें है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखना ये होगा क्योंकि जो भारतीय फरियल, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी अलर्ट हो गया है और लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। कई कई जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, मराठवाड़ा और विदर्भ उधर भी येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ थाने, पालघर जैसे जिलों के लिए भी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और थाने में भी जो है वो आज जो है वो सुबह के वक्त बारिश ने दस्तक दी थी। तो ऐसे कई सारे जिले हैं जिन्हें येलो और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जिसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, थाने, मुंबई, पालघर, ये सारे जो शहर और जिले हैं वो सारे शहर और जिले इसमें शामिल है। फरियल, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि लगातार बेमौसम बारिश इस तरह से अब कहर बरपा रही है, क्या जगह चिन्हित कर ली गई है? कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो जहां पर संवेदनशील वो जगह है, बारिश की वजह से अधिक वहां पर नुकसान हो सकता है? जी देखिए, अगर आप देखोगे तो क्योंकि जो जिले हैं जैसे कि संभाजी नगर, लातूर, जालना, बीड, इन सारे जिलों को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है।
तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने जो है वहाँ के कलेक्टर से पहले ही बात कर दी है, क्योंकि सिर्फ बारिश नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर ओले गिर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा काफी नुकसान हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहाँ पर की जिलाधिकारी जो है उनसे जो है लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में है और उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। और जो टीम होती है वहाँ की, उन्हें भी जो है वो सतर्क रहने को कहा गया है। और जो लोग हैं, क्योंकि नदियों में ऐसा कुछ उफान वगैरह नहीं आ रहा है, कुछ तूफान की स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि बेमौसम बारिश जो है हवा के साथ जो है वो घरों को नुकसान हो रहा है और जानवरों को नुकसान हो रहा है, तो खास करके उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जो एनिमल्स है, उनको, जो जानवर है, उन्हें शेल्टर होम में है जो वो पहुंचाया जा रहा है, ताकि उन्हें जो नुकसान ना हो, और जो लोग जिनके घर कच्चे हैं, पक्के नहीं है, उन्हें जो है वो अच्छी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फरियल। तो इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहे News 1 इंडिया।